अभी तक जो रिवीजन अपने कर रहे हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 11 का मिलाकर, उसमें मैं फेजेस में हूँ। अभी तक जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो है इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो आपका चैप्टर में लेके जाता है, सिस्टम डिज़ाइन में बोला हूँ मैं, अलग से इसको वीडियो बना के डालूँगा इसका। तो ये 2 पार्ट हो गया आपका चैप्टर 11 वाला। ये पूरा चैप्टर ही है चैप्टर 11, इसमें ये वाला पार्ट मैं करा चुका हूँ। इसके बाद हमने सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट वाला पार्ट कवर कर लिया और साथ में हमने सिस्टम टेस्टिंग वाला पार्ट कवर कर लिया। इस वीडियो में हम फेजेस वाला पार्ट ओवरऑल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें बचे हुए हैं सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम का मेंटेनेंस कैसे हो इम्प्लीमेंट होने के बाद, और साथ में PIR बोल के पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू है वो कैसे करते हैं। PIR पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। तो इस वीडियो में अपने इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट कवर अप, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और PIR वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक 2 क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन वाले पर आते हैं। अभी तक क्या हो रहा है कि अपने सिस्टम जो है बना चुके हैं, टेस्ट भी कर चुके हैं। अब बारी है जो यूज़र है, जो क्लाइंट है हमारा, उसके यहाँ जाकर उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। एक, कन्वर्जन की स्ट्रैटेजी क्या होती है। कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि जनरली आप देखेंगे कि क्लाइंट जो होता है ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग सिस्टम में होगा, या मैनुअल होगा या ऑटोमेटेड होगा, जो पुराना सिस्टम होगा। मोस्ट प्रॉबेबली आज के टाइम की अगर बात करूं तो पुराना सिस्टम कौन सा होगा, पुराना सिस्टम होगा आपका जनरली स्पीकिंग एक ऑटोमेटेड सिस्टम। तो पुराने को जैसे टैली जैसा एक एप्लीकेशन हो सकता है, एस जैसा कोई एप्लीकेशन हो सकता है, उसको हटाना है और उसको हटाने के बाद में शिफ्ट करवाना है क्लाइंट को एक SAP जैसा कोई एक सिस्टम जो आपने इन हाउस या आउटसोर्स करके बनवाया है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, डिफरेंट कन्वर्जन स्ट्रैटेजी यूज फॉर कन्वर्जन फ्रॉम मैनुअल टू कंप्यूटराइज सिस्टम। कन्वर्जन की स्ट्रैटेजी क्या होगी। कन्वर्जन की स्ट्रैटेजी के एग्जांपल में अगर बताऊं आपको, मान लो मेरे पास पुरानी गाड़ी है, मैं नई गाड़ी खरीद के लाया, तो कन्वर्जन स्ट्रैटेजी मतलब कैसे कन्वर्ट करूंगा। मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब पुरानी वाली को बेच दूंगा और नई वाली चलानी शुरू कर दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट चेंज ओवर। दूसरा क्या हो सकता है, पुरानी भी रखूंगा नई भी रखूंगा। मेरा एक दोस्त है, अभी नई गाड़ी लेके आया, उसके पास पुरानी वैगनआर थी, मेरे को लगा उसने बेच दी, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने देखा वैगनआर चला रहा है वो। मैंने बोला भैया तू नई SUV लेके आया, वैगनआर क्यों चला रहा है। बोलते SUV बहुत तेल खाती है ना, बहुत पार्किंग वगैरह में दिक्कत होती है, बड़ी गाड़ी है, तो लोकल ट्रैवल के लिए ना मैं वही रख रखा हूँ, पुरानी वाली वैगनआर ही यूज़ कर रहा हूँ। और सैटरडे संडे कहीं बाहर जाना है, किसी से मिलने जाना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये सब काम के लिए मैं नई वाली गाड़ी यूज़ करता हूँ। इसको बोलते हैं पैरेलल कन्वर्जन, मतलब पुराना भी चलेगा नया भी चलेगा। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सिस्टम में भी ऐसे होता है। पहला क्या है, डायरेक्ट चेंज ओवर। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जन स्ट्रैटेजी फ्रॉम मैनुअल टू कंप्यूटराइज्ड और फॉर कंप्यूटराइज्ड टू कंप्यूटराइज्ड। बेसिकली स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन यही बनता है आपका, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है नहीं। अब डायरेक्ट चेंज ओवर मतलब पुराना सिस्टम को हटाइए, नए को यूज़ कराइए। मेरे साथ हुआ था ये लॉकडाउन में, मैं सोनी का विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ करता था, मैं ये मैकबुक लेके आया। अब मैकबुक लेके आया तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा एक सेशन था ऑनलाइन, मेरा एक सेशन था 4 घंटे का ऑनलाइन लाइव सेशन था फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये टॉपिक अपना यही था, सिस्टम्स ऑडिट। अब मैं बड़ा एक्साइटेड कि नया मैकबुक, नई चीज़ होती है तो एक्साइटमेंट आता है ना। आप कितने बड़े हो जाए, कुछ नया आता है ना, कपड़े हो चाहे, उसको पहनने का ना मन करता है। तो बड़ा एक्साइटेड कि आज नए लैपटॉप में सेशन लूँगा। जूम में सेशन था। अब थोड़ा बहुत मैंने 10-15 मिनट यूज़ किया होगा, इससे पहले मैं कभी एप्पल का कोई ना लैपटॉप यूज़ नहीं किया था, मैकबुक यूज़ नहीं किया था। अब मैंने क्या किया कि लैपटॉप खोला और ऑन किया, तो इसके ना सारे फीचर उल्टे होते हैं जो यूज़ करते हैं ना, इसका चाहे वो क्रॉस करने का हो,
थोड़ा सिस्टम में इसको 2-4 दिन लगते हैं यूज टू होने में, मैकबुक फर्स्ट टाइम को यूज़ करेगा तो। अब मेरी तो हालत ख़राब हो गई मीटिंग में। फिर जब ब्रेक हुआ तब मैंने क्या किया, लॉग आउट करवाया सबको। मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वापस से लॉगिन करिएगा। मैंने फटाफट अपना लैपटॉप लगवाया विंडोज़ वाला और फिर सेशन कंटिन्यू किया। तो मेरा जो चेंज ओवर था, थैंकफुली मेरे पास पैरेलल था, मतलब पुराना वाला भी था। डायरेक्ट में क्या होता है, पुराना हटा दो। मान लो मैं पुराना वाला स्क्रैप कर देता, एक्सचेंज स्कीम में दे चुका होता, बेच चुका होता और नया होता तो नुकसान बहुत है। डायरेक्ट चेंज ओवर के नुकसान क्या है, अगर नया वाला प्रॉब्लम करेगा, यूज़ होने में दिक्कत करेगा, आपके पास कोई बैकअप सिस्टम नहीं है। अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम डायरेक्ट में क्या होता है कि बैकअप सिस्टम नहीं है आपके पास में, पुराना चला गया है, तो ये उसका नुकसान है। फ़ायदे भी है। फ़ायदा क्या है कि यूज़र्स दिक्कत नहीं करते हैं, उनको पता है यही यूज़ करनी है। आपके पास 2-3 जूते होते हैं तो कन्फ्यूजन होता है कौन सा पहनूं, एक ही है तो वही पहनना पड़ेगा। सेम डायरेक्ट चेंज ओवर में क्या है, सिर्फ एक ही है नया वाला सिस्टम, तो यूज़र जो होते हैं, जो रेजिस्टेंस बहुत करते हैं, उनको यूज़ यही करना पड़ेगा, तो ये भी फ़ायदा है। तो डायरेक्ट चेंज ओवर बेसिकली मीन्स ओल्ड वन इज़ गॉन एंड न्यू सिस्टम टेक्स ओवर। पैरेलल मतलब दोनों साथ में चलेंगे। याद रखिए, हमेशा के लिए साथ में नहीं चलेंगे। पैरेलल मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए साथ में चलेंगे। पैरेलल होता है, जैसे मैं जो पुराना मेरा लैपटॉप था सोनी का, जो मैं यूज़ करता था, वो फिर मैं क्या किया कि 2-3 महीने में यूज़ करता था, मैं उसको हटाता नहीं था। मैं कोई सेशन ले रहा हूँ यहाँ बैठकर, तो यहाँ पर मेरा मैकबुक होता, यहाँ पर मेरा सोनी का होता। जब भी कोई दिक्कत होती मैं चेंज कर लेता, है ना, क्योंकि एक्सेल वगैरह सारे काम मैं उसमें करता, मैकबुक में फिर वो है ना अलग से अपलोड करना पड़ता है। तो पैरेलल मतलब क्या हुआ, हमेशा के लिए नहीं। अब मैं सिर्फ मैकबुक यूज़ करता हूँ, मैंने सोनी वाला तो स्क्रैप ही कर दिया, वो तो साइड वो ख़राब था, पुराना भी हो गया, मैंने हटा दिया उसको। पैरेलल में दोनों सिस्टम आप यूज़ करेंगे। टिल व्हेन, टिल यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट द न्यू सिस्टम। आप लोग का नया सिस्टम सेट हो गया है, इसमें एरर्स नहीं होते हैं, जैसी रिपोर्ट चाहिए वैसा बना के दे रहा है, इसमें कोई लैग टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, यूज़र इज सेटिस्फाइड, पुराने वाले को हटा देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है पैरेलल में दोनों चलेगा, क्यों नहीं, बिकॉज पैरेलल में ज़्यादा खर्चा है भैया। 2 सिस्टम को मेंटेन करना, 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी दोनों सिस्टम में, ज़्यादा लोग चाहिए, मैन पावर ज़्यादा चाहिए, तो अपने आप कॉस्ट की बात ज़्यादा हो गई। बट पैरेलल अच्छा कैसे है, अगर नए सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ग्लिच आता है, तो आपके पास बैकअप के लिए पुराना सिस्टम है। एक और फ़ायदा क्या है, पुराने सिस्टम का डेटा अगर पड़ा है आपके पास है, पुराना सिस्टम चल रहा है, और नए सिस्टम आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों के रिजल्ट को, ताकि ये पता चले कि कौन सा बेटर है। मैंने बताया था ये लास्ट वीडियो में, मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस नए सॉफ्टवेयर में जो अभी आप देख रहे हैं इसमें। तो हम ट्राई कर रहे हैं ना, स्क्रीन साइज़ क्या हो, बैकग्राउंड क्या हो, लाइट और अच्छा हो, है ना, कैमरा और बढ़िया लगा सके, तो हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं, अभी चल रहा है ये चीज़, है ना। उससे फ़ायदा क्या है, मैं क्या करता हूँ, इससे अपने पुराने वीडियो जो जूम में रिकॉर्डिंग की थी वगैरह उसको कंपेयर करता हूँ साइड बाय साइड चला के, फिर देखता हूँ ये बढ़िया होना चाहिए ना नया वाला। ऑब्वियसली अगर नए वाले बढ़िया नहीं है पुराने वाले, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो पैरेलल में आपको कंपैरिजन करने का मौका भी मिलता है। फेज कन्वर्जन, फेज कन्वर्जन क्या होता है, आप ग्रेजुअल, इसको ग्रेजुअल कन्वर्जन भी बोलते हैं। ग्रेजुअल मतलब आप ग्रेजुअली शिफ्ट होते हैं, धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं। धीरे धीरे शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास इतनी कंपनियां हैं जिसके आप अकाउंट्स करते हैं, कंपनी ABCD, ठीक है। ये आपका ओल्ड सिस्टम है जिसमें ऑलरेडी ये अभी चल रहा है काम, और आपने एक नया सिस्टम, ये वाला सिस्टम नया, एक मान लीजिए SAP जैसा एक ERP सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप किया, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट चेंज ओवर में क्या होगा, ये चला जाएगा और सिर्फ इसमें काम होगा। मैंने फ़ायदे और नुकसान बता दिए हैं। पैरेलल में क्या होगा, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, इसमें नुकसान है, खर्चा ज़्यादा लगता है, स्टोरेज स्पेस, है ना, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया, मैन पावर ज़्यादा चाहिए दोनों को साइमल्टेनियसली चलाने के लिए। तो तीसरा क्या है, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल क्या होता है, आप धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी A का डेटा यहाँ से हटाकर, कंपनी A आपने यहाँ से हटा दिया और कंपनी A का डेटा खाली इसमें शिफ्ट कर दिया। अब कंपनी A का डेटा इसमें प्रोसेस हो रहा है, और जब हो रहा है तो फिर आप कंपेयर भी कर सकते हैं इससे, और पुराने वाला कैसा था कैसा नहीं है इनका। फिर लगा कि अच्छा जा रहा है कंपनी A, तो फिर क्या किया, कंपनी B को भी का डेटा भी इसमें शिफ्ट कर दिया आपने। फिर धीरे धीरे कंपनी C भी शिफ्ट हो गई इसमें, और फिर कंपनी D भी शिफ्ट हो गई। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेजुअल। एक बार में नहीं करना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे ट्रांजैक्शन वाइज करना है।
ट्रांजैक्शन यूनिट को कन्वर्ट कर दिया नए वाले में, बाकी पूरा दूसरी यूनिट। डिवीजन होगा, डिवीजन वाइज कर लीजिए प्रोसेसिंग, कंपनी वाइज कर लीजिए प्रोसेसिंग, एक बड़ा ग्रुप है तो इस तरह से आप क्या करते हैं, डेटा को शिफ्ट करते हैं। फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपके पास बैकअप है पुराना सिस्टम, ये सिस्टम तो एग्जिस्ट करता ही है ना जब तक पूरा शिफ्ट नहीं हो जाए, तो कंपैरिजन पॉसिबल है। इसमें कोई ग्लिच आएगा तो ये काम आ जाएगा आपको, है ना। नुकसान क्या है, छोटी मोटी कंपनियों के लिए ये प्रोसेस अच्छा नहीं है। क्यों, अरे भैया डेटा ज़्यादा होना पड़ेगा तभी तो ग्रेजुअली शिफ्ट होगा। जब डेटा है एक ही कंपनी है तो इसको कैसे शिफ्ट करोगे, सेल इसमें करोगे, ट्रांजैक्शन सेल का यहाँ पर, परचेज का यहाँ पर करोगे, ऐसे कभी होता है क्या, रिपोर्ट्स कैसे निकलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ग्रेजुअली शिफ्ट करते हैं। फायदा कंपेयरिंग पॉसिबल है ना, बैकअप पॉसिबल है, इसका पुराने वाले के साथ पड़ा है, डर नहीं लगता है नए वाले में ग्लिच आएगा तब क्या होगा। और नुकसान क्या है, अगेन कहीं ना कहीं पैरेलल जैसे चल तो रहा है दो ही सिस्टम में कुछ टाइम के लिए, तो वही मैन पावर ज़्यादा चाहिए, है ना, दोनों सिस्टम को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नुकसान छोटे कंपनियों के लिए डेटा जहाँ कम है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो फेज था, और एक और जो लास्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड और पायलट कन्वर्जन। पायलट और डिस्ट्रीब्यूटेड ये जनरली कब है, ये काम आता है आपको जब आप कोई बड़े, जैसे बैंक होती है ना, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक, आप वैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है, पायलट। पायलट मतलब छोटे रूप में करना, पायलट। और एक और नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको पायलट कन्वर्जन भी बुलाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड भी बुलाते हैं, है ना। जैसे बैंक्स होती है उनके लिए है ये, मतलब जिसके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं ऑल राउंड द कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक बैंक है आपके यहाँ पर, नबील बैंक, इसके पूरे नेपाल में मान लीजिए 50 ब्रांचेज हैं। अब नबील बैंक डिसाइड करता है कि हम एक नया सॉफ्टवेयर लाएंगे, बैंक में एक नया अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये एक बार में 50 के 50, अब सी बैंक जो काम करती है वो तो एक जैसे काम करती है, सारी ब्रांचेस एक जैसे देखने में भी होती है, पेंट भी एक जैसा होता है, लुक भी एक जैसा होता है, ऑब्वियसली सब कोर सीबीएस सिस्टम है, सब आपस में जुड़े हुए, नेटवर्किंग होती है। आप कोई भी ब्रांच में बैठ के कोई ब्रांच का डेटा चेक कर सकते हैं ना, सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम। तो आपको क्या लगता है कि एक बार में 50 ब्रांच का करना पड़ेगा, है ना। लेकिन मेरे को ये बताइए, अगर एक बार में 50 ब्रांच में किया कन्वर्जन और वहाँ कोई ग्लिच आ गया, वहाँ एरर आ गया, वहाँ प्रॉब्लम हो गई, तब तो धंधा ही बैठ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पायलट डिस्ट्रीब्यूटेड कन्वर्जन स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। इसमें ये करते हैं कि पहले मान लो ब्रांच 1, कोई एक ब्रांच मान लो सानेपा वाली ब्रांच जो है उसको पकड़ेंगे और वहाँ पर कन्वर्जन करके देखेंगे कैसा हो रहा है। उसमें मान लो कि 2 गलती निकली, तो अब ट्राई करेंगे ब्रांच 2 पकड़ेंगे। मान लो ब्रांच 2 पकड़ लिया इन्होंने बानेश्वर का, बानेश्वर में एक ब्रांच है उसको कन्वर्ट करेंगे, अब पूरा नया ऐप इम्प्लाई करेंगे ना, नया इंप्लीमेंट करेंगे सिस्टम को। अब जो 2 गलती सानेपा ब्रांच में आई थी वो ये लोग ट्राई करेंगे कि उसको रोक दे और बानेश्वर में वो गलती ना हो, उसको ठीक कर ले। फिर बानेश्वर में एक अलग टाइप की प्रॉब्लम आई। अब 3rd ब्रांच जब पकड़ेंगे, मान लो न्यू रोड का एक 3rd ब्रांच पकड़ा, तो ये लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पर नहीं हो। ऐसे करते करते ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे और जब देखेंगे ठीक जा रहा तो एक बार में फिर 5 ब्रांच पकड़ लेंगे, फिर 10 कर लेंगे, ऐसे करके 50 ब्रांच को कन्वर्ट धीरे धीरे करके कर लेंगे। क्या क्या बुलाएंगे इसको हम लोग, पायलट या डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन। फायदा ये है कि एक ब्रांच की जो गलती होती है, एक यूनिट में जो गलती होती है, यूनिट मतलब मैं एक फिजिकल यूनिट, फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं, तो एक ब्रांच यूनिट में जो गलती होती है वो आपको दूसरे ब्रांचेस में इन्फ्लिक्ट नहीं होगी, फैलेगी नहीं, क्योंकि वो पहले ही चेक हो जाती है वो। नुकसान क्या है कि टाइम लगेगा, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करोगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। एक और नुकसान है कि जरूरी नहीं है कि सब ब्रांच की प्रॉब्लम एक जैसी हो। आपने 20 ब्रांच पे इंप्लीमेंट कर दिया, आपको लगता है अब एकदम झकास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन हो सकता है 21st ब्रांच में एक ऐसा टिपिकल प्रॉब्लम आ जाए जो बाकी और ब्रांच में वो प्रॉब्लम नहीं थी, तब क्या करेंगे। तो ये प्रॉब्लम इसमें आता है कि टिपिकल प्रॉब्लम आ जाएगी कोई ब्रांच में, तो उसको वैसे हैंडल करना पड़ेगा। पुराने ब्रांचेस को देख के आप ये नहीं बोल सकते अब और गलतियां नहीं होगी। क्या बुलाएंगे इसको हम लोग, पायलट या डिस्ट्रीब्यूटेड कन्वर्जन। 4 टाइप की स्ट्रैटेजी होती है। 28 नंबर ये एक और क्वेश्चन बनता है आपका, और सारे एग्जाम में आ चुके हैं, आने लायक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों चैप्टर जो है आपका
चैप्टर 3 SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और चैप्टर 11 जो है आपका सिस्टम डिज़ाइन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मार्क तो ये दो चैप्टर से आपके आ जाना चाहिए मिला के, क्वेश्चन 1 शॉर्ट नोट्स और बीच में कोई भी है ना क्वेश्चन डाल के 15 से 20 मार्क्स सिर्फ दो चैप्टर में कवर हो रहे हैं आपके। और यूट्यूब में ही बहुत सारे वीडियोज़ डाल रहे हैं, ये सारे वीडियोज़ तो आप यूट्यूब में देख रहे होंगे अभी। तो याद रखिए कि अल्फ़ा CA जो अपना यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, ताकि बाकी और आगे जो अपडेट्स आएंगे वीडियोस को लेके आपको वो अपडेट मिलते रहें। अपना जो ऐप है एंड्रॉयड में वेब ब्राउज़र में, उसका नाम भी अल्फ़ा CA ही है। अपनी क्लास का ऐप अल्फ़ा CA ही है, ठीक है ना। यूट्यूब में भी अल्फ़ा CA, और ऐप जो है एंड्रॉयड में मिल जाएगा, वेब ब्राउज़र में अगर जाएंगे अल्फ़ा CA ऐप आपको मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है वेरियस एक्टिविटीज़। याद रखिए यहाँ पर भी कन्वर्जन की एक्टिविटी पूछ रहा है, ऊपर भी कन्वर्जन की स्ट्रैटेजी पूछ रहा था, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। ऊपर जो हम अभी पढ़ के आए वो क्या है, वो है कन्वर्जन स्ट्रैटेजी, वो है कन्वर्जन स्ट्रैटेजी। ये क्या है, ये है कन्वर्जन एक्टिविटी। कन्वर्जन के लिए क्या क्या, अरे भैया आप नई गाड़ी लाओगे तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को उसमें सेट नहीं करना पड़ेगा, ड्राइवर को बताना नहीं पड़ेगा नई गाड़ी है देखो इसका ये थोड़ा स्विच उच इधर उधर है देख लो, इसका सर्विसिंग ऐसे होगा देख लो, इसमें मोबिल इंजन लगता है देख लो, इसका कवर है ये, इसको पार्किंग ठीक से करना है, लंबी गाड़ी है यहाँ नहीं होगी वहाँ करना। आप शिफ्ट नहीं होगे, आप एक नया फ्लैट घर लेते हो, पुराना घर है, एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, सामान को यहाँ से उठा के वहाँ नहीं ले जाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन वही है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, डेटा को शिफ्ट करना पड़ेगा पुराने से नए में। ऊपर वाला कन्वर्जन स्ट्रैटेजी था, ये कन्वर्जन एक्टिविटी है। तो क्या क्या कन्वर्जन करोगे, 4 चीज दी गई है। प्रोसीजर को कन्वर्ट, प्रोसीजर मतलब काम करने का तरीका, हाउ टू डू। अब मैं ये जो नया ऐप में अभी रिकॉर्डिंग आप ये देख रहे हैं, क्या इसमें शिफ्ट होना नहीं पड़ा? हाँ, टीम ने बताया ना सर आप ऐसे करेंगे, है ना, इसमें ये चीज़ है देखिए, इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, जूम जैसा नहीं है ये, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये अच्छा है, ऐसे करना पड़ेगा। मेरे को बताया नहीं प्रोसीजर कि सर अब इसमें आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, इसको ऐसे सेव करना पड़ेगा, वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, सब बताया ना मेरे को प्रोसीजर। वही प्रोसीजर आपको नए सिस्टम में बताना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकली सोच के करेंगे MICS, आपको बहुत, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ऑडिट हो, MICS हो, सब्जेक्ट्स हो, आप प्रैक्टिकली सोच के करेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा। हवा बना लेंगे, टेक्निकल बना लेंगे, बहुत टफ लगेगा। आप ये सोचिए कि ये हो रहा है आपके साथ में, आप एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे, अरे काम करने का तरीका चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, क्या बोलेंगे उसको, प्रोसीजर कन्वर्ट, क्या थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ इसको, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको ऑपरेट कैसे करेंगे आपको जो सिखाएगा ना, वो नई गाड़ी को ऑपरेट करना सिखाएगा ना। नया फोन लाते हैं तो नहीं पढ़ते थोड़ा बहुत मैनुअल, अगर वो फोन मान लो एंड्रॉइड से एप्पल में शिफ्ट होंगे, थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा ना प्रोसीजर्स को। तो प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, इसलिए नया कुछ खरीद के लाते हैं अपने, उसके साथ एक क्या आता है, उसको बुलाते हैं हम लोग सिस्टम मैनुअल। नए टीवी लेके आइए, उसमें आएगा, लैपटॉप में आएगा, दवाई में भी आता है मैनुअल, लिखा हुआ रहता है क्या डोज है, डॉक्टर के बिना पूछे मत ले, मैक्सिमम डोज ये है, बच्चों का डोज ये है, क्या ये प्रोसीजर कन्वर्ट कर रहा है आपको बोल रहा है ऐसे करिए। दूसरा फाइल कन्वर्जन, फाइल कन्वर्जन मतलब बेसिकली डेटा कन्वर्जन। फाइल कन्वर्जन बोले तो डेटा कन्वर्ट करना। भैया नया फ़ोन लाते हैं, पुराने फ़ोन का डेटा, फ़ोन कॉल, मैसेज लॉग पूरा शिफ्ट नहीं करते हैं फ़ोन में, करते हैं ना, व्हाट्सएप नए में चलाते हैं तो व्हाट्सएप को बैकअप लेते हैं ना गूगल ड्राइव से, सेम यहाँ पर भी है। फाइल कन्वर्जन मतलब डेटा को कन्वर्ट करना। याद रखिए हम बड़ी बात कर रहे हैं, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं कर रहे हैं कि आप पेन ड्राइव में लेंगे और डेटा को शिफ्ट कर देंगे, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पर। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में दिनों दिन लग जाते हैं डेटा कन्वर्ट करने के लिए। अमेजॉन जैसी कंपनी का सोच सकते हैं आप कितना डेटा होगा, एक दिन में कितना डेटा होता होगा, कितना वाउचर बनता होगा, आप सोच लीजिए एक दिन में। यूट्यूब सोच लीजिए, नया कोई एप्लीकेशन में शिफ्ट हो रहा है, कितने वीडियोस, लाखों वीडियोस तो डेली, कितने करोड़ वीडियोस तो डेली अपलोड होते होंगे। फेसबुक का सोच लीजिए, बड़ी बात सोच के देखिए, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू सिस्टम। मेक श्योर कि वो पहले से आप शुरू कर दें, इंप्लीमेंटेशन से पहले ही डेटा कन्वर्जन शुरू हो जाना चाहिए। घर का मुहूर्त है ना, घर का मुहूर्त ओपनिंग, उस दिन शिफ्ट करोगे क्या सामान पुराने घर से? नहीं, कई दिन पहले शुरू हो जाएगा आपका सामान शिफ्ट होना। क्यों? टाइम लगता है।
तो फाइल कन्वर्जन मतलब डेटा को शिफ्ट करना। प्रैक्टिकली समझ रहे हैं आप? ये मेरा पुराना सिस्टम है, यहाँ पर ये नया सिस्टम है, यहाँ से जो डेटा है उठा के यहाँ लेके जाना है। बड़ी बात हो रही है, टाइम लगेगा, पैसे का खर्चा है भैया। तो बहुत दिन पहले शुरू करिए, एंड टाइम पे मत करिए। मेक श्योर कि सारा डेटा कन्वर्ट हो रहा है, बीच में लीक नहीं होना चाहिए। लीक मतलब करप्ट हो गया डेटा, है ना, डिस्ट्रॉय हो गया, एक फाइल गायब हो गई, सारा डेटा खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है डेटा का बैकअप। शिफ्ट मतलब क्या है? कट और पेस्ट मत करिए। मैं कभी कट पेस्ट नहीं करता हूँ। एक बार हुआ था मेरे साथ कि मैंने कट किया और जब पेस्ट किया वो पेस्ट हुआ ही नहीं, वो कट ही रह गया। वो कहाँ गया मेरे को मिला ही नहीं, लुप्त हो गया वो लुप्त हो गया वो जो मैंने, है ना, एक डेटा कट किया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फिर वापस जाता हूँ जहाँ से कॉपी किया, फिर डिलीट करता हूँ उसको। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, कट करके पेस्ट मत करिए डेटा को। कल यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया ना, डेटा लीक हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, करप्ट हो गया बीच में, तो ये गायब हो गया, कट करने से मिलेगा नहीं, ढूंढने से। कॉपी करके पेस्ट करिए, वापस आके जब लग रहा है सारा डेटा ठीक है, चकाचक चल रहा है, कोई बग नहीं है, कोई एरर नहीं है, तब जाके इस डेटा को आप डिलीट कर दीजिए। तो फाइल कन्वर्जन करते वक्त ये भी ध्यान रखने की बात है। हम कर क्या रहे हैं? क्वेश्चन कन्वर्जन एक्टिविटी कर रहे हैं। ऊपर क्या किए थे? कन्वर्जन स्ट्रैटेजी किए थे। कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तीसरा सिस्टम कन्वर्जन। अब पूरा सिस्टम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोले तो नाउ वी स्टार्ट वर्किंग इन न्यू सिस्टम। सिस्टम को कन्वर्ट करना मतलब डेटा तो कैसे काम करना है बता दिया, डॉक्यूमेंट करके ओरली बता दिया, डॉक्यूमेंट बता दिया, इनपुट ऐसे जाएगा सब सिखा दिया। दूसरा था फाइल कन्वर्जन सिखा दिया, कैसे डेटा कन्वर्ट करता है, कर चुके। अब बचा क्या? आप काम करना बचा भैया, नया सिस्टम में काम करना शुरू कर दो। तो पुराना सिस्टम था आपके पास में, ये रहा, नया सिस्टम ये रहा, ओल्ड न्यू। अब सब चीज़ यहाँ शिफ्ट हो गया है भाई साहब, तो इसको हटाइए और इसमें काम करना शुरू कर दीजिए। यही है, क्या बोलेंगे इसको, सिस्टम कन्वर्जन। एक दो चीज़ ध्यान रखिए, वापस से जो मैंने क्रॉस कर दिया, क्रॉस मत करिएगा आप, समझिए मैं जो बोलना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला? इसको हटाइए, मैंने बोला इसको हटाइए, उसमें काम करना शुरू कर दीजिए। इसको हटाइए मतलब इसको हटाइए मत, मतलब वैसे मत हटाइए, काम इसमें करिए, इसको रख के रखिए कुछ दिन। वही वाली बात है कि कल नए सिस्टम में कोई एरर आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो ये बैकअप के हिसाब से काम करेगा, आपका काम रुकेगा नहीं। आप बोलेंगे एक बार पुराना वाला करो, बोलते हैं नया गाड़ी आया, चलाने नहीं आया, लॉक हो गया स्टीयरिंग, पता नहीं था कैसे चलती है, पूरा स्टडी नहीं किया था, भैया अरे तुरंत पुरानी इसको रिपेयर में भेजो, पुरानी गाड़ी लाओ। अगर पुरानी गाड़ी नहीं है और नई वाली ख़राब हो गई तो रास्ते में खड़े रह जाएंगे, काम रुक जाएगा। इसके लिए सिस्टम कन्वर्जन में क्या ध्यान रखना होता है? जैसे डेटा कन्वर्जन, फाइल कन्वर्जन में बताया था मैंने, पुराना डेटा हटाइए मत कुछ समय के लिए, वैसे ही पुराने सिस्टम को डिस्कार्ड मत करिए। हाँ, एक बार लगता है, याद रखिए हमेशा के लिए दोनों सिस्टम नहीं चलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। एक बार आपको लगा, कुछ समय 2-4-6 महीने बाद लगा नया सिस्टम परफेक्टली काम करता था, एज डिजायर्ड, जैसा आपको लगता था काम करना चाहिए वैसे काम कर रहा है, आप पुराने वाले को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब जरूरत नहीं है, अब दोनों एक साथ हमेशा के लिए चलेंगे। तो क्या क्या कर लिया हमने? प्रोसीजर कन्वर्जन। आप रीडिंग करोगे, प्लेन रीडिंग मात्र है, जो समझा रहा हूँ वही चीज़ सेम लिखी गई है। कंसेप्ट समझ गए तो आप एग्जाम में खुद भी मन से लिख सकते हैं, ऐसे भी आप कौन सा जो लिखा हुआ है वो लिख के आते हैं। चौथा है शेड्यूलिंग पर्सनल एंड इक्विपमेंट। अब उस नए इसको चलाने के लिए नए इक्विपमेंट चाहिए, पर्सनल चाहिए, इन्वेंटरी चाहिए, कंज्यूमेबल चाहिए, प्रिंटर चाहिएगा, A4 पेपर चाहिएगा, है ना, लोग चाहिएंगे, ये सब व्यवस्था वो भी पूरा शिफ्ट होना पड़ेगा आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, शेड्यूलिंग डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस of new information system for the first time is difficult task for system manager as user become more familiar with new system, job becomes more routine। नए घर में जाते हैं ना, तो ये नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, ये खराब हो गया, ये लाइट नहीं जल रही है, वो नहीं जल रही है, तो ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैनेजर लोग को दिक्कत होती है शुरू में, बट जैसे जैसे फर्स्ट टाइम में दिक्कत होगी, कोई भी नई चीज़, नया फ़ोन, ये टैबलेट जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इतनी दिक्कत हुई थी, लिख ही नहीं पाता था, अब तो अपना ही हो गया ये, है ना। जिसे मैकबुक की बात किया, फर्स्ट टाइम यूज़ किया, सब कन्वर्ट कर लिया, डेटा कन्वर्ट कर लिया था इसमें, अब काम करना शुरू कर दिया। शुरू में दिक्कत होगी 2-4-5-10 दिन 20 दिन,
एक बार यूज टू हो गया तो काम हो गया, क्या दिक्कत है। तो वही वाली बात, ये वाला पॉइंट बोलता है शेड्यूलिंग पर्सनल एंड इक्विपमेंट। हमारे फेजेस में 3 बाकी थे। इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 और फेज बाकी है, इम्प्लीमेंटेशन और PIR। इसके ऊपर एक एक सॉरी मेंटेनेंस और PIR 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। शॉर्ट नोट्स वाले बनते हैं, स्पेशली सिस्टम मेंटेनेंस आने से शॉर्ट नोट्स में आने का चांसेस ज़्यादा है, आ चुका है पहले। ठीक है जी। सिस्टम मेंटेनेंस बुक मेरी मिल जाती है आप लोगों को, मैं काफ़ी उसको ऑनलाइन भी डाल रखा हूँ, ऐप में भी मिल जाएगी आपको, फ्री में डाउनलोड करना हो अगर कॉपी इसकी खरीदनी है तो प्राइम CA से खरीद सकते हैं। जो स्टूडेंट क्लास लेते हैं उनको तो मिलती है ना। उसके बाद भी नहीं हो तो स्टूडेंट लोग को भी भेज रखा हूँ, कोई दोस्त वोस्त पढ़ रहा है आराम से ले लीजिए, उनसे क्या दिक्कत है ना। बुक इसी से पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर क्वालिटी के आंसर आपको मिल जाएंगे। मैट तो हाथ मत लगा लीजिएगा भूल से आप, मैंने भी लगाया था जब फर्स्ट टाइम मैट को हाथ, बहुत दिक्कत हो गई थी मेरे को भी, सब भूल गया था मैं सिस्टम सॉलिड क्या होती है। आइए सिस्टम को मेंटेन करना, आप याद रखिए हाथी खरीदना आसान है, हाथी को खरीदना आसान है, उसका पालना मुश्किल है भैया, पालन पोषण करना मुश्किल है। बोल रहा जितना रुपया आप सिस्टम खरीदने में लगाते हैं अगले 2-3-4 साल में उतना ही रुपया आप उसको मेंटेनेंस में खर्चा कर देते हैं, इतना महंगा होता है। गाड़ी के साथ भी तो यही होता है, खाली गाड़ी खरीदना इतना आसान है क्या। बोलते मर्सिडीज खरीद लिया 50-40 लाख रुपए में, इंडिया में तो सस्ती होगी है, 35 लाख रुपए में आ जाती है, E क्लास आ जाती है इंडियन 35 लाख रुपए में। आपके यहाँ तो गाड़ी करोड़ों में मिलती है ना। वैगनार मिलती होगी 200-300 करोड़ रुपए में, इतनी महंगी है गाड़ी। 1-1.5 करोड़ से कम, मेरे कजिन गाड़ी लाया मैंने, कितने के बोले 1.5 करोड़ की, मेरे तो चक्कर आ गया। इंडिया में 15 लाख रुपये IC में मिलती, 18 लाख रुपये IC में, 1.5 करोड़ की कोई हिसाब ही नहीं है। सीधा 3 to 4 टाइम्स हो गया इंडियन, फिर नेपाली में कन्वर्ट करें तो बहुत महंगी हो जाती है। तो सिस्टम इंप्लीमेंट कर लिया भैया, मेंटेनेंस चलेगा। मेंटेनेंस कितने टाइप के होते हैं देखिए, मेंटेनेंस होते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइप के। इस इजी आंसर है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, AMC जैसे होता है ना, एनुअल मेंटेनेंस। जैसे मेरा AC लगा हुआ है रूम में, मैंने AMC करवा रखा है, शेड्यूल्ड है। शेड्यूल मतलब पहले से पता है कब मेंटेन करना है। तो हर 6 महीने में डाइकिन कंपनी से आदमी आता है और इसको सर्विस करके चला जाता है। खराब हो तो भी सर्विस होगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं हो तो भी सर्विस होगा, ठंड में चला नहीं तो भी सर्विस होगा, ज़्यादा चला तो भी सर्विस। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। खराब है नहीं है कोई मतलब नहीं है, आपने पहले से बोल रखा है। जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि नेपाल का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन एग्जाम्पल अगर दूं मैं, इंडियन रेलवे का जो IRCTC का एप्लीकेशन है, आप लोग एग्जाम्पल होते हैं, आपको तो इंडिया और नेपाल से मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कई बार है ना, जब ऑडिट पढ़ा रहा था तो फ्रॉड वूड के बारे में एक्सप्लेन करता था मैं, प्रैक्टिकल समझाने के लिए कि कैसे फ्रॉड हुआ और कैसे पकड़े, फिर ऑडिटर को भी कैसे पकड़ा, क्या गलती की। अब नेपाल में मेरे को पता नहीं कितने बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं कि नहीं हुए, इंडिया में तो बहुत हुए। सत्यम का फ्रॉड हुआ है, नीरव मोदी का बैंकिंग का फ्रॉड हुआ था, तो उसके बारे में केस स्टडी है। तो मैं कई बार उनके एग्जाम्पल देता तो मेरे को स्टूडेंट लोग बोलते, फीडबैक में लिखते, सर खाली इंडिया का बात करते हैं। अरे भैया मेरे पास एग्जाम्पल नेपाल का है ही नहीं, नेपाल में फ्रॉड अगर हुआ ही नहीं, मैं जबरदस्ती कैसे बोलूँ चौधरी ग्रुप का एक फ्रॉड हुआ था या फिर है ना साडा ग्रुप का फ्रॉड। अरे भैया पता भी तो होना चाहिए मेरे को, प्लस फ्रॉड होना भी तो चाहिए केस स्टडी के लिए। आप एग्जाम्पल को समझिए, ये मत बोलिए मैं इंडिया और नेपाल ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए इंडिया नेपाल क्या होता है भैया, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, IRCTC ऐप है। आई थिंक रात को वो 11:40 से लेके रात को 12:15 तक आप अवेलेबल नहीं होता है, आप यूज़ नहीं कर सकते इसको इस टाइम में। क्या आपका जो इंडिया में रेलवे का ऐप है IRCTC, ये रात को आधा घंटा के लिए मान लीजिए अवेलेबल नहीं होता। क्यों भैया, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस लिखा हुआ आता है, नॉट अवेलेबल ड्यू टू शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। ठीक रात को आधा घंटा के लिए उसका बग एरर वेरर सब चीज को थोड़ा सा चेक किया जाता है, क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। दूसरा रेस्क्यू, नाम से ही पता चल रहा है रेस्क्यू मेंटेनेंस बोले तो जब खराब हो गया तब उसको यूज करना, जब खराब हो गया
तब उसको यूज़ करना। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, सॉरी रेस्क्यू मेंटेनेंस, काम नहीं कर रहा है, एसी बंद हो गया, बुलाओ। गाड़ी नहीं चल रही है, बुलाओ। एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा, बुलाओ। कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, बुलाओ आदमी को ठीक करेगा, रेस्क्यू। तीसरा करेक्टिव, करेक्टिव मतलब कोई बग आ गया होगा सिस्टम में, कोई एरर आ गया होगा, गलती हो गई। एसी आवाज कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एसी बंद हो गया, रेस्क्यू मेंटेनेंस। एसी ज्यादा आवाज कर रहा है, करेक्टिव, रेस्क्यू चाहिए क्या ना। गाड़ी का हॉर्न नहीं बज रहा है, रेस्क्यू करना है क्या, नहीं, करेक्टिव, हॉर्न खराब है, ठीक हो जाएगा। गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, रेस्क्यू मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस, इसमें आप एरर, डिजाइनिंग एरर, लॉजिक एरर्स, कोडिंग एरर्स, एरर्स, बग्स, फिक्सिंग बग्स, बेसिकली कोई डिफेक्ट अगर है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम बंद हो गया हो, चल नहीं रहा हो, सिस्टम चल रहा है, कोई वायरस आ गया, कोई एरर आ गया, कोई बग डिटेक्ट हो गया, उसको ठीक करेंगे। करेक्टिव मेंटेनेंस। उसके बाद है अडेप्टिव। अडेप्टिव मतलब कुछ नया आया तो उसको अडेप्ट करना, यहां पर कुछ गलती नहीं है। अडेप्टिव मेंटेनेंस में कुछ गलत हुआ ऐसा नहीं है, कुछ गलत नहीं। अडेप्टिव मेंटेनेंस हम लोग करते ही रहते हैं। व्हाट्सएप का नया वर्जन आया, अडेप्ट कर लिया। विंडोज़ का नया वर्जन आया, अडेप्ट कर लिया, है ना। नया सॉफ्टवेयर वर्जन आया, नया कोई एप्लीकेशन सिस्टम का हो सकता है, विंडोज़ टैली यूज़ कर रहे हैं, प्राइम आया नया अभी टैली, तो लोग प्राइम में चले गए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, रोज आप अपडेट करते हैं अपने सिस्टम को, यहाँ पर अडेप्ट करना, है ना, अडेप्ट करना। नए सॉफ्ट एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स को, ये भी एक मेंटेनेंस है भैया, ये भी मेंटेनेंस है। अडेप्ट करना पड़ता है, नई पॉलिसीज, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई, बैट की रेट पहले मान लो नेपाल में 12% थी, अब 18% हो गई कोचिंग में, मान लेते हैं अज्यूमिंग, तो सिस्टम में तो 12 से 18 करना पड़ेगा ना अडेप्ट। कुछ गलत था क्या, सिस्टम खराब है क्या, जी नहीं, अडेप्ट करना, नई चीज़ों में अडेप्ट, नया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, नया पॉलिसी, नया पैटर्न, देखो क्या लिखा हुआ, नया रूल, नया गवर्नमेंट पॉलिसी, नया वर्क पैटर्न, नया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म्स। फिर है परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस, ये क्या हो गया, परफेक्टिव बोले तो फाइन ट्यूनिंग करना, फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यून करना। फाइन ट्यून क्या होती है, और बेटर करना, एसी और कम आवाज का एसी, है ना, सॉफ्टवेयर की स्पीड थोड़ी और बढ़ा देना, ठीक है ना, उसमें और एनहांस क्या करना, उसके एनहांस यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस को एनहांस करना सिंपल लैंग्वेज में। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अब प्रिवेंटिव पर सुन के लगता है प्रिवेंटिव बोले तो शेड्यूल्ड हो गया, लेकिन शेड्यूल्ड नहीं हुआ वो। प्रिवेंटिव का मतलब हुआ कि कोई एक मेंटेनेंस की वजह से दूसरा कुछ नया प्रॉब्लम चालू नहीं हो जाए। सॉफ्टवेयर में हो सकता है ना, अब मेरे साथ होता है, मैं ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, इसमें कई बार मैं सोचता हूँ कि ये एक नया चीज़ डाल दूँ। जैसे मैंने लोगो डाला अल्फ़ा CA का, तो मैंने देखा कि मेरा बैकग्राउंड में प्रॉब्लम आ गया। तो एक चीज़ करते हैं, उसकी वजह से कोई और चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हो जाए, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब मान लो मेरे को दीवार को सुंदर बनाना है और मैं दीवार में एक पेंटिंग लगा दिया, मेरे को दीवार बहुत सुंदर चाहिए, दीवार को सुंदरता कैसे बढ़ाते हैं, एक पेंटिंग लगा के। तो पेंटिंग के लिए मैंने कांटी लगाई, एक हैमर लाया और उस पेंटिंग को हैमर से, नेल से, पहले नेल लगा रहा था दीवार में ताकि पेंटिंग को टांगूंगा, मैंने जैसे नेल मारा और क्रैक कर गया दीवार। तो जो मेरा पर्पस था, परफेक्टिव मतलब परफेक्टिव मेंटेनेंस कर रहा था ना मैं, उसकी वजह से और ख़राब हो गया। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एक मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ नया बखेड़ा शुरू नहीं हो जाए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। 6 तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है आपका, जनरली शॉर्ट नोट्स में बनता है। एक लास्ट पार्ट बच जाता है फेजेस में, इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर अप कर लेंगे मॉडल्स को, ठीक है ना, फटाफट मॉडल्स कवर अप करा दूंगा मैं। PIR बहुत कम ही पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में। ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है कि आपका सिस्टम बन चुका है ना, सिस्टम रेडी है आपका,
सिस्टम आपका रेडी है, तैयार है, 2-3 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो चुके हैं काम करते हुए, तो उसका अब हम पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन मतलब इम्प्लीमेंट होने के बाद एक रिव्यू लेते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। क्या समझ में आया? पोस्ट PIR कब करेंगे? इम्प्लीमेंट होते ही नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट होने के बाद सिस्टम को काम करने के लिए 2-4-6 महीने का समय चाहिए। अब मान लो क्या होता है ना, मेरा कोई एक क्लास यूट्यूब में कर लिया या मेरा अल्फा CA ऐप में जाके कर लिया, जहां हमने कुछ वीडियोस ओपन भी कर रखे हैं, है ना, अनलॉक कर रखे हैं। 10 मिनट देख के बोलता है सर फालतू पढ़ाते हैं। अरे भैया, यू कैन नॉट रिव्यू समवन ना विद इन 10 मिनट्स, थोड़ा समय तो दो। सिमिलरली कुछ भी होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको काम तो करने दो 2-4-3 महीना, 4 महीना, उसके बाद तो बोलो कि अच्छा है कि खराब है। उससे पहले बोलोगे तो कैसे होगा? तो सिस्टम को रिव्यू करना क्यों जरूरी है? करना इसलिए जरूरी है, कई बार बोलते हैं ना कि सिस्टम तो अब आ गया, लग गया सर, 1 करोड़ रुपए लग गए, अब रिव्यू करके क्या होगा? मैंने बताया था आपको शुरू में, जब मैंने रिवीजन शुरू किया था, कि सिस्टम डेवलपमेंट वन टाइम अपॉर्चुनिटी या वन टाइम इवेंट नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। आप एक सिस्टम इंप्लीमेंट करोगे, कुछ साल बाद वापस से नया करोगे, अपग्रेड करोगे, फिर नया करोगे, ये चलता रहेगा जिंदगी भर। सिस्टम इंप्लीमेंटेशन इज नॉट अ वन टाइम इवेंट। तो आपको रिव्यू करना क्यों जरूरी है? ताकि आपको ये पता चले कि इस रिव्यू करते वक्त, इसको इंप्लीमेंट करते वक्त जो गलतियां हमसे हुई हैं, वो गलतियां आगे जाके जब हम नया कोई सिस्टम लाएंगे, अपग्रेड करेंगे, वो गलतियां दोहराए नहीं जाए, इसलिए रिव्यू करते हैं। ठीक है ना? वन टाइम इवेंट नहीं है। रिव्यू करने के तरीके क्या? एक तो देखिए क्या लिखा हुआ रहेगा, मैंने बोला कम से कम 6 सप्ताह का समय दीजिए, 6 महीने तक, इस टाइम के अंदर रिव्यू करना चाहिए। मतलब लेट द सिस्टम वर्क फॉर सम टाइम, तभी जाके रिव्यू का मतलब बनता है। लगाया, देखा नहीं, खराब सिस्टम है, अरे भैया शांति रखो। मैं तो जो 1-2 दिन मैंने बताया, जब मैं मैकबुक यूज़ किया, सेकेंड डे जब खरीद के लाया, मेरे को लगा फेंक दो इसको, फालतू आ गया, मेरा मन खराब हो गया। 1 लाख रुपए से ऊपर खर्चा कर दिया मैंने इसमें इंडियन, अब ये फालतू मैं फेंक देता हूँ, किसी को दे देता हूँ, मैं गिफ्ट दे देता हूँ। इतना गुस्सा आया मेरे को। क्यों? क्योंकि मैंने रिव्यू बहुत जल्दी कर लिया था उसको। मेरे को रिव्यू के लिए उसको 10, 15, 20 दिन, 1 महीना देना चाहिए था। अब मेरे को लगता है कि विंडोज़ तो यूज़ करने का मन नहीं करता, मेरे को ये इतना अच्छा लगता है। ठीक है? तो 3 तरीके से रिव्यू करते हैं। शॉर्टकट में क्या होता है? ये DOI, क्या है ये? DOI, डेवलपमेंट इवेल्युएशन। मतलब आप यहाँ पर ये देखते हैं कि द सिस्टम वाज डेवलप्ड विद इन टाइम एंड बजट। तो ये रिव्यू का क्राइटेरिया क्या? हम ये देखते हैं क्या सिस्टम विद इन टाइम और बजट बन गया था क्या? विद इन टाइम एंड बजट। बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा कि सिस्टम टाइम से बना हो, क्योंकि जनरली देख लेंगे, चलता है, चेंजेस होते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, यूज़र की नीड्स चेंज होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, इस बीच में कुछ नया कुछ हो जाता है। तो जनरली आप देखोगे सिस्टम जितना समय सोचते हैं, पढ़ाई जितना समय में सोचते हैं उससे ज़्यादा टाइम निकल होता है, बिफोर पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो गया, बाप रे, बहुत कम होता होगा, बहुत रेयर केस में। तो यहाँ क्राइटेरिया क्या है रिव्यू का? भैया सिस्टम टाइम से कंप्लीट हो गया था, बजट से, दोनों चीज़ में जनरली थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम, एस्केलेशन कॉस्ट, क्योंकि सिस्टमैटिक अप्रोच वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। अब सिस्टमैटिक अप्रोच वगैरह यूज़ हम मॉडल्स में पढ़ेंगे, और टाइम और बजट के अंदर कंप्लीट करने के लिए ये चैप्टर को जो मैंने 4 पार्ट में बांट रखा है, उसका जो लास्ट वाला पार्ट है, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट टूल, प्रोग्राम को मैनेज कैसे करें डेवलपमेंट को, वो यही तो है, ताकि टाइम के अंदर हो जाए, बजट के अंदर हो जाए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? ऑपरेशन इवैल्यूएशन। बेसिकली यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, कि यूज़र क्या सेटिस्फाइड है नए सिस्टम से, क्या नया सिस्टम डेटा होल्ड कर सकता है, क्या नया सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री है, क्या नया सिस्टम बेटर रिजल्ट दे रहा है, क्या नया सिस्टम बेटर है एग्जीक्यूशन स्पीड में, रिलायबिलिटी में, फास्टनेस ना, स्पीड में काम करने के। मैंने क्या बोला? जब नया सिस्टम बेटर नहीं हो तो पुराना ही अच्छा था, फिर नया में खर्चा करके फ़ायदा क्या हुआ? तो यहाँ क्या फैक्टर होते हैं इवैल्यूएट करने के? ऑपरेशन वर्ड जब आता है, मैंने बोला यूज़र को याद रखना, यहाँ स्पीड, एग्जीक्यूशन टाइम, रिलायबिलिटी, डेटा होल्ड करना, यूज़र सेटिस्फैक्शन,
ये सारी बातें आती है। और लास्ट में इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन, याद रखिए अपना जो चैप्टर 2 है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी सिस्टम जो होता है उसका एक ही मकसद होता है, इंफॉर्मेशन जनरेट करना। हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो। इंफॉर्मेशन से क्या करते हैं हम, इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं। डिसीजन मेकिंग से क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे सही दिशा में लेके जाते हैं। यही तो है। तो मेरे को बताइए, अगर आपका नया सिस्टम बेटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो बेटर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग भी नहीं होगा। बेटर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग नहीं होगा तो भैया आपका ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं नहीं जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये जो फैक्टर है इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन, यहाँ पर आप क्या चेक करते हैं, यहाँ आप चेक करते हैं दैट द न्यू सिस्टम दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड इज प्रोवाइडिंग बेटर इंफॉर्मेशन than the earlier version, the earlier application. Why do we need better information? So that by using that information we can make better decisions. ठीक है ना। तो ये PIR से अपना फेज खत्म हो जाता है, 7 फेज। ठीक है ना। मैंने इसके अंदर 7 में से 6 कंप्लीट करवा दिया है। इनफैक्ट एक्विजिशन डेवलपमेंट या सिस्टम टेस्टिंग होगा। मैं एक बार इसको अच्छे से लिख ही देता हूँ, एक समरी कर लेते हैं इसका अपने। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस, ये वाला पार्ट भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर कौन सा, 11। सब सुन रहे हैं, कन्फ्यूज़न का कोई गुंजाइश नहीं है। सिस्टम डिज़ाइन ये वाला करेंगे हम लोग, ये 3rd फेज़ है। अब सिस्टम एक्विजिशन करेंगे, आप ख़रीद के लाएंगे, बनेगा, डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। सिस्टम एक्विजिशन के बाद में टेस्ट करेंगे सिस्टम को। डिटेल पार्ट मैंने कवर किया है इसको। अब सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे आप। हमने स्ट्रैटेजी की है, कन्वर्जन स्ट्रैटेजी, कन्वर्जन एक्टिविटी। इम्प्लीमेंट होने के बाद इसका मेंटेनेंस चलता रहेगा। 6 टाइप से इसका मेंटेनेंस होता है। और 6 हफ्ते के 6 महीने के अंदर आप एक पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करेंगे और देखेंगे डेवलपमेंट इवैल्यूएशन, टाइम एंड बजट, ओ से ऑपरेशन इवैल्यूएशन, यूज़र सेटिस्फाइड है कि नहीं है, स्पीड बेटर है कि नहीं है, बेटर एप्लीकेशन है कि नहीं। और तीसरा देखेंगे इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन, जहाँ पर आप देखेंगे कि नया सिस्टम इज़ प्रोवाइडिंग अस बेटर इन्फॉर्मेशन। तो ये वाला पार्ट जो है, सारे फेजेस मैंने डिटेल में करा दिया है। फास्ट ट्रैक बैच है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा आपको कंसेप्चुअली बताने के लिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में है हम ट्राई करेंगे सारे मॉडल्स एक जगह कवर कर लें। ठीक है ना। मॉडल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स तो एक मॉडल आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, जो जून में एग्ज़ाम होगी, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। जनरली आना चाहिए।